नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में, जिसमें आज के मुख्य समाचार में सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ब्रह्मोस ने एक बार फिर से उड़ाई पाकिस्तान की नींद और भड़क गया पाकिस्तान, भारत पर दाग रहा ये सवाल। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि G20 समिट में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत के हक में लिया बड़ा फैसला, स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि जंग की ओर बढ़ रहे ताइवान और चीन, रिपोर्ट में दावा दोनों ने तेज कर दी है अपनी सैन्य तैयारियां। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि अमेरिका ने दे डाली है चीन को चेतावनी, रूस यूक्रेन जंग से सीख ले चाइना, ताइवान पर अटैक बीजिंग की होगी सबसे बड़ी गलती। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि ये ठीक नहीं हुआ G20 समिट में जिनपिंग और ट्रूडो के बीच हुई भयानक लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ब्रह्मोस ने एक बार फिर से पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है और पाकिस्तान को भड़का दिया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान ने इस साल मार्च में उसकी जमीन पर गिरे भारतीय मिसाइल ब्रह्मोस के मामले पर एक बार फिर प्रतिक्रिया दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक घटना घट गई थी जिसमें हमारा ब्रह्मोस गलती से पाकिस्तान के भीतर घुस गया था। अब गलती से घुसा था कि कैसे घुसा था यह भी क्लियर नहीं है, लेकिन इस बार मामला एक मीडिया रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है जिसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने इस घटना को चिंता का विषय नहीं बताया है। भारत के अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने पिछले दिनों IAI के महानिदेशक का इंटरव्यू छापा था और इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि IAI के महानिदेशक ने कहा है कि पाकिस्तान की जमीन पर गिरे ब्रह्मोस मिसाइल का मामला किसी चिंता की वजह नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ तो पाकिस्तान की धरती पर ब्रह्मोस फट गया और दूसरी तरफ भारत की कुछ रिपोर्ट से कहती है कि ये चिंता का कोई मामला नहीं है, पाकिस्तान ऐसे ही बवाल खड़े कर रहा है और इसी पर अब पाकिस्तान भड़क गया है। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है, आखिरकार क्यों फोड़ा गया पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ऋषि सुनक ने भारत के हक में लिया बड़ा फैसला और स्वदेश लौट आए प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार रात बाली से दिल्ली पहुंचे और इससे पहले बाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की। मुलाकात के बाद भारतीय नागरिकों के हक में अच्छी खबर आई है। दरअसल पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ऋषि सुनक ने भारत के युवा पेशेवरों को हर साल ब्रिटेन में काम करने के लिए 3000 वीजा देने की हरी झंडी दे दी है और ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि भारत इस तरह की योजना से लाभान्वित होने वाला पहला वीजा राष्ट्रीय देश है और जो पिछले साल ब्रिटेन भारत प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी की ताकत पर प्रकाश डालता है। वहीं इस फैसले के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आज ब्रिटेन इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की पुष्टि की गई है। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी राज में भारत ऐसे ही तरक्की करेगा? और ये मोदी का ही कमाल है कि जहां भी वो जाते हैं भारत की जय जयकार हो जाती है। कमेंट में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जंग की ओर बढ़ रहे ताइवान और चीन, रिपोर्ट में दावा दोनों ही देशों ने तेज कर दी है सैन्य तैयारियां। जी हाँ दोस्तों, ताइवान और चीन की रक्षा तैयारियों और जंग की ओर बढ़ने को लेकर एक मीडिया रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। इसमें कहा गया है कि चीन ने ताइवान को अपने देश में फिर मिलाने के इरादे से अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं और इसे देखते हुए ताइपे ने भी अपनी रक्षा और युद्ध की दशा में हालात से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सिंगापुर पोस्ट ने चीन व ताइवान की रक्षा तैयारियों को लेकर रिपोर्ट दी है और इसमें कहा गया है कि चीन की मंशा को भांपते हुए ताइपे ने अपनी सैन्य तैयारी शुरू कर दी है। और इससे पहले रविवार को ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने बीजिंग को चेतावनी दी थी और ये द्वीप ताइवान के लोगों का है। उन्होंने चीन का नाम लिए बगैर कहा था कि ताइवान का अस्तित्व तो किसी के लिए उकसावे की बात नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमेरिका की चीन को चेतावनी, रूस और यूक्रेन से सबक ले चीन, ताइवान पर अटैक बीजिंग की होगी सबसे बड़ी गलती। जी हाँ दोस्तों, सीधा चीन को जो बाइडेन ने हड़का दिया है। चीन और ताइवान के बीच विवाद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दुनिया को अपने इरादों से वाकिफ करवा चुके हैं और वो कह चुके हैं कि ताइवान के मुद्दे पर किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन ताइवान के समर्थन में खड़ा अमेरिका भी इस मुद्दे को अपनी नाक का सवाल मानता है और एक बार फिर अमेरिका ने चीन को चेतावनी दे डाली है। अमेरिका के शीर्ष सैन्य अधिकारी ने कहा है कि ताइवान पर हमला
चीन के लिए एक रणनीतिक गलती होगी। यूएस ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्क मिले ने बुधवार को कहा कि ताइवान पर हमला करना और उसकी घेराबंदी करना एक कठिन काम है। ताइवान का अधिकांश भाग एक पहाड़ी द्वीप है और ये एक बहुत ही कठिन सैन्य उद्देश्य है। चीनी उच्च जोखिम में होंगे और ये एक नासमझ भू राजनीतिक गलती होगी। चीन वैसी ही गलती जैसी यूक्रेन में पुतिन ने की थी वो करने जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ये ठीक नहीं हुआ। G20 में जिनपिंग और ट्रूडो के बीच जबरदस्त लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि G20 के मंच पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच तकरार देखने को मिली और दोनों ही देशों के नेताओं ने जो मुलाकात की थी वो बातचीत लीक हो गई है और इस बात से चीनी राष्ट्रपति खासा नाराज हो गए हैं और जब वो जस्टिन ट्रूडो से मिले उन्होंने दो टूक कह दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, एक वीडियो सामने आया है जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं था और इस प्रकार से बातचीत नहीं की जा सकती है। अब शी जिनपिंग की इस नाराजगी पर तुरंत जस्टिन ट्रूडो का भी जवाब आ गया है। उन्होंने कहा कि कनाडा में हम हमेशा से ही खुलकर बातें करने में विश्वास रखते हैं, आगे भी वो जारी रहने वाला है, आगे भी हम साथ काम करेंगे, लेकिन कई मुद्दे होंगे जिन पर हम शायद सहमत ना हो। तो दोस्तों, एक वीडियो लीक हो गई है दोनों की मुलाकात की और उसमें यहाँ पर शी जिनपिंग कह रहे हैं कि ये जो किया वो ठीक नहीं किया और इसी का दो टूक जवाब दे दिया कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने और कहा है कि हमारे यहाँ खुल के बोलने की आज़ादी है और हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन नहीं, अब भारत में लगेगी फैक्ट्रियाँ, 64 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी, सरकार ने बनाया ठोस प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ने कोरोना महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए सख्त लॉकडाउन लगा रखा है और इस कारण पूरी दुनिया में सप्लाई चेन प्रभावित हो गई है। दुनिया की कई कंपनियां अब चीन का विकल्प तलाश रही हैं और भारत इस मौके को हाथों हाथ लेना चाहता है। सरकार ने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की थी और अब तक कई सेक्टर्स में इसे शुरू किया जा चुका है और पिछले 2 साल में इसका मिला जुला परिणाम देखने को मिला है। कई सेक्टर्स में इसका अच्छा नतीजा देखने को मिला है, लेकिन कई सेक्टर्स में उम्मीद के अनुरूप नतीजे नहीं आए हैं और अब सरकार इस योजना का फास्ट ट्रैक में इसको डालने की तैयारी में है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत के रास्ते पर चलने जा रहा पाकिस्तान अमेरिका के दबाव के बाद भी उठाया ये कदम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि क्रूड ऑयल को लेकर पाकिस्तान भारत के रास्ते पर चलने पर विचार कर रहा है। पाकिस्तानी मंत्री ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि वो पाकिस्तान को रूस से तेल खरीदने से नहीं रोक सकता। मालूम हो कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो दोस्तों, कौवा हंस की चाल चल रहा है। भारत ने भी यही कहा था कि हम किससे तेल लेंगे ये हमारा फैसला होगा, कोई अंतर्राष्ट्रीय ताकत हमें कहीं से तेल लेने से मजबूर या फिर रोक नहीं सकती। और अब इसी हंस की चाल कौवा पाकिस्तान भी चलने लगा है और अमेरिका के खिलाफ जाने की जरूरत कर रहा है पाकिस्तान। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इनोवेशन और स्टार्टअप में भारत ने रचा इतिहास, पीएम मोदी ने कुछ यूं किया जिक्र। जी हाँ दोस्तों, भारत ने नवाचार यानी कि इनोवेशन और स्टार्टअप के क्षेत्र में बड़ी ऊंचाई हासिल की है। ये ऊंचाई ऐसी है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इनोवेशन और स्टार्टअप जैसे क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत तौर पर इन दोनों क्षेत्रों को विकास का इंजन मानकर चलते हैं और इनसे जुड़े हर एक पहलू पर वो बारीकी से नजर रखते हैं। साथ ही मौका मिलते ही वो पूरी दुनिया को बताते हैं कि भारत इनोवेशन और स्टार्टअप की दुनिया में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बेंगलुरु में भारत की विकास यात्रा का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि भारत गरीबी के खिलाफ जंग में टेक्नोलॉजी को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और उन्होंने कहा कि भारत की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ने पहले ही दुनिया को प्रभावित किया है और अब भविष्य में यह भूमिका और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। उन्होंने स्टार्टअप्स के बारे में भी बताया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुबह और शाम मौसम में घुली ठंडक, ऊनी कपड़े आ गए बाहर। जी हाँ दोस्तों, इस बार अक्टूबर के अंतिम हफ्ते में दस्तक देने के बाद गायब हुई ठंड अब फिर अपने गुलाबी रूप में लौटने लगी है और दिन और रात के तापमान के उतार चढ़ाव के बीच 2 दिन से मौसम एक जैसा बना हुआ है और इसके तहत दिन और रात का तापमान स्थिर है। 2 दिन से सुबह और शाम कपकपी है और लोगों के ऊनी वस्त्र अब बाहर आ गए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी एक बार फिर मध्य प्रदेश में जाएंगे और प्रवासी भारतीय दिवस पर इंदौर में होगा खास कार्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, सीएम
शिवराज ने बैठक में बताया कि 8 जनवरी को यूथ प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा और 9-10 जनवरी को 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2023 आयोजित किया जाएगा और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संवाद पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कबूल ली अपनी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आतंकवाद पर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि आतंकवाद आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। शहबाज शरीफ ने यह बयान खैबर पख्तूनख्वा में हुए आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादी समूह तहरीक तालिबान ने बुधवार को एक पुलिस वैन को निशाना बनाते हुए हमला बोल दिया था और इस कहावत को भी सच कर दिया कि सांप को दूध पिलाओगे तो खुद को भी काटेगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान लगातार सांप को दूध पिला रहा था और अब वो सांप जो है वो खुद पाकिस्तान को डसने लगा है और खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी हरकत आतंकियों ने की है जिससे पाकिस्तान की सरकार की नींद उड़ गई है और पछतावा हो रहा है कि आखिरकार भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए जिस आतंकवाद का हमने जिसको पनपाया, जिसको पाला पोसा, वो आतंकवाद अब हमारे लिए ही समस्या बन गया है। ये बयान देते नजर आए वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 1996 में हुए समझौते के बाद भी चीन ने 2020 में पार की LOC। भाजपा नेता ने कहा कि युद्ध ही है अब एकमात्र समाधान। जी हाँ दोस्तों, भारत चीन सीमा विवाद को लेकर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर बयान दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट कर भारत द्वारा की गई यूक्रेन रूस युद्ध की चिंता का हवाला देते हुए लिखा कि इसे हर मुद्दे के समाधान का सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने लिखा कि 1996 में हुए समझौते के बाद भी चीन ने 2020 में LOC पार की थी और लद्दाख क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। यह आक्रामकता है और युद्ध ही इसका एकमात्र समाधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 देशों की बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सलाह दी थी कि आज का दौर युद्ध का नहीं है, लेकिन दोस्तों चीन को देखकर ऐसा लगता है कि चीन से युद्ध ही एक समाधान है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि चीन से भिड़ने के लिए भारत की सेना हमेशा है तैयार? और अगर आप भी भारत की सेना पर पूरा गर्व करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में अपनी राय हमें बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के तरीकों पर चर्चा के लिए शुक्रवार से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की नींद उड़ने वाली है। आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए तरीकों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में 2 दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन शुक्रवार से शुरू होगा और इसमें 75 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी और गृह मंत्रालय 18-19 नवंबर को आतंकवाद के लिए कोई धन नहीं, आतंकवाद के वित्त पोषण से मुकाबले के लिए मंत्रियों का सम्मेलन की मेजबानी करेंगे और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेता हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन का उद्घाटन कर सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उत्तर कोरिया ने समुद्र की तरफ दागी बैलिस्टिक मिसाइल, जिसके बाद जापान की सुरक्षा का उठ गया मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कोरिया ने बृहस्पतिवार को अपने पूर्व समुद्री तट की ओर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। दक्षिण कोरिया की सेना ने यह जानकारी दी। उसने कहा कि उत्तर कोरिया ने अमेरिका द्वारा क्षेत्र में अपने सहयोगियों दक्षिण कोरिया और जापान की सुरक्षा को लेकर दृढ़ प्रतिबद्धता जताने के जवाब में कड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू करने की धमकी देने के कुछ घंटों बाद ये कदम उठाया। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने एक संक्षिप्त बयान में बताया कि उन्हें उत्तर कोरिया के एक और मिसाइल का परीक्षण करने की जानकारी मिली है। हालांकि उन्होंने मिसाइल ने कितनी दूरी तय की और वो कहां जाकर गिरी, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लद्दाख के द्रास में स्थित जामिया मस्जिद में लगी भीषण आग और हो गया भारी नुकसान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लद्दाख के द्रास में मौजूद जामिया मस्जिद में भीषण आग लग गई है और इस आग की वजह से जामिया मस्जिद को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। मौके पर पहुंची आर्मी और पुलिस ने आग पर काबू पा लिया और आगे के जांच की जा रही है। दोस्तों, समझने का प्रयास है कि आखिर कैसे इतनी भीषण मस्जिद में आग लग गई और जो तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं उनमें मस्जिद आग की लपटों से घिरी नजर आ रही है। पूरी मस्जिद ही आग की चपेट में है और आसमान में धुएं का बड़ा गुबार देखने को मिल रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा महाराष्ट्र, शिंदे ने दी चेतावनी। टिप्पणियों को लेकर उनके सांसद ने की राहुल की यात्रा रोकने की मांग। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी वीडी सावरकर पर उनकी टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को कहा कि राज्य के लोग हिंदुत्व विचारक के किसी भी अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सावरकर मेमोरियल में आयोजित हिंदुत्व पर एक
संगोष्ठी में बोलते हुए शिंदे ने अपने पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे के एक स्पष्ट संदर्भ में कहा कि महाराष्ट्र में एक प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी का अपमान किया गया। तब ऐसे लोग थे जिन्होंने इस मुद्दे पर नरम रुख अपनाया और इसी कार्यक्रम में लोकसभा सांसद राहुल सेवाले, जो शिंदे के नेतृत्व वाले गुट शिवसेना से जुड़े हैं, उन्होंने दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी का अपमान करने के लिए राज्य में भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की मांग की। गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का क्रॉस कंट्री फुट मार्च वर्तमान में महाराष्ट्र से होकर गुजर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। अमित शाह समेत कई दिग्गजों ने गुजरात इलेक्शन में झोंक दी है अपनी ताकत। जी दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव में नामांकन के साथ ही राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। गुजरात में भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभालेंगे और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुजरात में मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद डोर टू डोर प्रचार करते नजर आ सकते हैं। पहले चरण से पहले पीएम मोदी 28-29 नवंबर को डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। मोदी दूसरे चरण से पहले 2 से 3 दिसंबर को डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और इसके अलावा पीएम मोदी समेत 52 नेता वोटरों को वोटर स्लिप भी बांटेंगे। सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी जनसभा वाली जगह पर डोर टू डोर प्रचार करेंगे और जनता से सीधे संवाद करेंगे। और इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया था। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार रात को G20 समिट से वापस भारत लौटेंगे और उसके बाद वो गुजरात चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। मोदी शनिवार शाम को गुजरात के वालसाड से चुनावी सभाओं की शुरुआत करेंगे और रविवार को सोमनाथ मंदिर जाएंगे। पीएम मोदी शनिवार और रविवार को करीब 8 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और बताया जा रहा है कि गुजरात चुनाव में पीएम मोदी 20 से अधिक जनसभाएं कर सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली एनसीआर के लोगों पर डबल अटैक, ठंड बढ़ी और फिर भी 300 से ऊपर जा रहा है AQI। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ने के साथ वायु प्रदूषण में भी इजाफा होना शुरू हो गया है। बुधवार को जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 176 था, वहीं बृहस्पतिवार को बढ़कर 249 हो गया है। उधर बृहस्पतिवार सुबह अधिक ठंड महसूस हुई और अचानक बढ़ी ठंड ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने के लिए मजबूर कर दिया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बृहस्पतिवार को न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिली और ये 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। वहीं अधिकतम तापमान बृहस्पतिवार को 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और आसमान दिन भर साफ ही रहेगा। हालांकि सुबह के समय हल्की धुंध रही। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात की 89 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। 18 नवंबर को एक साथ चुनाव प्रचार में जुटेंगे कई दिग्गज। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई है और भाजपा इस बार के विधानसभा चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। जानकारी के अनुसार 18 नवंबर को 89 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा के बड़े नेता जनसभाएं करेंगे और इनमें केंद्रीय मंत्री, गुजरात में भाजपा नेता शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रेलवे के 80,000 कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। लेवल 6 कर्मचारियों का प्रमोशन होगा आसान और बढ़ेगी सैलरी। जी हाँ दोस्तों, रेलवे का नया प्रावधान लागू किया गया है जिसके तहत इसके सुपरवाइजरी कैडर को ग्रुप ए अधिकारियों के बराबर उच्च वेतनमान तक पहुंचाने का मौका मिलेगा और इससे रेलवे के करीब 80,000 कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का अवसर मिलेगा जो वेतन में ठहराव का सामना कर रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को नए प्रावधान की घोषणा करते हुए कहा कि रेलवे के लेवल 7 में सुपरवाइजरी कैडर के वेतनमान में ठहराव था और उनकी पदोन्नति की गुंजाइश न के बराबर थी। अब इसको हटा दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। में पुलिस भी सुरक्षित नहीं, हमलावरों ने वैन पर कर दी ताबड़तोड़ गोलीबारी। जी दोस्तों, पाकिस्तान के अशांत उत्तरी पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बुधवार को सशस्त्र हमलावरों ने एक पुलिस वैन पर गोलीबारी कर दी जिसमें 6 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है और पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि इन अज्ञात सशस्त्र हमलावरों ने दक्षिण वजीरिस्तान से सटे लक्की मारावत जिले में पुलिस वैन पर हमला किया था और उन्होंने बताया कि हमले में पुलिस चौकी के सहायक पुलिस निरीक्षक और 5 अन्य कांस्टेबल की मौत हो गई है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत को मिली G20 की अध्यक्षता। पीएम मोदी बोले ये हर नागरिक के लिए है गर्व का पल। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया के बाली में 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन बुधवार को समाप्त हो गया और इन 2 दिनों में बाली में जुटे दुनिया भर के नेताओं ने विकास और शांति के एजेंडे पर चर्चा की और इसी के साथ इंडोनेशिया ने अगले 1 साल के लिए भारत को G20 की अध्यक्षता सौंप दी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने G20 की अध्यक्षता आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को सौंप दी और इसकी अध्यक्षता स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस समूह की अध्यक्षता स्वीकार करना भारत के हर नागरिक के लिए
गर्व की बात है और मोदी ने कहा कि हम G20 के हर सदस्य देश के प्रयासों के साथ इसे वैश्विक कल्याण के लिए लाभकारी बनाएंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन ने कोरोना लॉकडाउन में क्रूरता की सारी हदें कर दी पार, जिसके बाद गुआंगझाऊ में भड़की जनता ने कर दिया विद्रोह। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में जब कोरोना लॉकडाउन लगभग पूरी तरह से हट गया है, वहीं चीन में जीरो कोविड नीति के नाम पर इसे क्रूरतापूर्वक लागू किया जा रहा है। चीन के बेहद अहम दक्षिणी शहर गुआंगझाऊ में रहने वाले लोग इस क्रूरता के खिलाफ भड़क उठे हैं और विद्रोह कर दिया है। चीनी जनता ने खुद को घरों में ही कैद करने के लिए बनाए गए बैरियर को तोड़ दिया है और यही नहीं, वो सड़क पर आ गए हैं और शी जिनपिंग के कोरोना नियमों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, लॉकडाउन कोरोना के खिलाफ एक हथियार था जिसको तमाम देशों ने उसका इस्तेमाल किया ताकि अपने नागरिकों को इस खतरनाक बीमारी से बचाया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ चीन इस हथियार का गलत इस्तेमाल कर रहा है और कोरोना के नाम पर लोगों पर क्रूरता की सारी हदें पार कर रहा है और जेल जैसे एक डिब्बे में लोगों को भर के रख रहा है। और इसी का अब लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है, विद्रोह शुरू कर दिया है और उन सारे डिब्बों को तोड़ दिया है लोगों ने। और इसी के साथ सड़क पर अपनी ही सरकार के खिलाफ चीन के लोग आ गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नागरिक जहाज़ों को युद्ध में इस्तेमाल करेगी PLA। चीन में शुरू हो गई ताइवान पर हमले की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, चीन और ताइवान के बीच तनाव अभी भी जारी है और खबरें संकेत दे रही हैं कि चीन भीतर ही भीतर ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है। और चीन की सरकारी चैनल के एक वीडियो में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नागरिक जहाज़ों पर विभिन्न सैन्य वाहनों को लोड करने का अभ्यास करती नजर आ रही है। और ये वीडियो संकेत देता है कि चीन में मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए नागरिक जहाज़ों का इस्तेमाल करने का चलन बढ़ रहा है। ताइवान को मिल रहे अमेरिकी समर्थन ने दोनों एशियाई देशों के बीच हालात और ज़्यादा तनावपूर्ण कर दिए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप साल 2024 में बाइडेन को देंगे टक्कर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का उन्होंने कर दिया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के नतीजे में लगे झटकों के बाद भी रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2024 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अमेरिकी सांसद के लिए हाल ही में संपन्न हुए मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को ट्रंप के उम्मीदों के मुताबिक सीटें नहीं मिली हैं। ट्रंप ने अपने घर से टीवी पर दिए अपने लाइव भाषण में कहा कि अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए मैं आज रात अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान करता हूं। माना जा रहा है कि ट्रंप ने चुनाव से इतना पहले असामान्य तरीके से अपनी दावेदारी का ऐलान करके रिपब्लिकन पार्टी में अपने संभावित चुनौती देने वालों को इससे दूर करने की कोशिश की है। और ट्रंप के नामांकन को इस बार फ्लोरिडा के गवर्नर रोन डेसनातिस और ट्रंप के ही पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस से चुनौती मिलने जा रही थी।